मेरा दिमाग अभी तक सो रहा था। हराम शय ने सब कुछ छीन लिया था। मैंने सर को 2-3 बार झटके दिए, तभी निगाह गुस्ल खाने के दरवाजे की तरफ उठ गई। मैं लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में दाखिल हो गया। फिर खासी देर तक गुस्ल करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो अजीरा नाश्ता सजाए बैठी थी। उसने कहा, आ जाओ जल्दी, कॉफ़ी ठंडी हो रही है। मैं नाश्ता करने लगा। मैंने उसे नहीं पूछा था, लेकिन वो खुद ही मेरे साथ शरीक हो गई। नाश्ते के दौरान मुकम्मल खामोशी रही थी और मैं उस खामोशी के दौरान पूरी तरह हवास में आ गया था। उसके बारे में किसी कदर अंदाज़ा हो रहा था। कॉफ़ी की दूसरी प्याली पीने के बाद मैंने कहा, सॉरी अजीरा, न जाने तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठाना पड़ी होगी। वो हैरत से पलकें झपकाते हुए बोली, कैसी तकलीफ? मैंने कहा, यहाँ तक मैं कैसे आया यकीन करो मुझे याद नहीं। वो बोली, अपने पैरों से चलकर टैक्सी तक आए थे, फिर टैक्सी से मेरे फ्लैट तक भी तुम पैदल ही आए थे। भला मुझे क्या तकलीफ होती? वैसे मेरा सवाल उधार है तुम पर। मैं चौंका, कौन सा सवाल? वो बोली, पीने के आदी तो नहीं हो ना? मैंने कहा, नहीं। वो बोली, फिर क्यों पी थी? मैंने बेदिली से कहा, परेशान था और अब भी हूँ। वो बोली, आइंदा मत पीना, तुम्हारा वजूद मुझे बेदाग लगता है। मैंने कहा, तुम कौन हो अजीरा? वो बोली, सोसाइटी गर्ल हूँ, ग्रीन गोल्ड जैसे होटलों और नाइट क्लबों में शिकार ढूंढती हूँ। तुम तक भी इसीलिए पहुंची थी, लेकिन खुद शिकार हो गई। मैंने चौंक कर कहा, ओह कैसे? बोली, तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारी शराफत का शिकार हो गई हूँ। तुम शराब पीने के बावजूद भेड़िए नहीं बने, तुम में इंसानियत है, मासूमियत है। तुम्हारा नाम अली है ना? मैंने कहा, हाँ, अली जार खान। बोली, मेरा नाम अजीरा नासरी है, उजड़े हुए फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखती हूँ। अहमद नासरी मेरा बाप दोनों टांगों से महरूम हो चुका है। 2 जवान भाई हुसूल वतन की जिद्दोजहद में जान का नजराना दे चुके हैं। 2 छोटे भाई और माँ हैं, उनकी परवरिश कर रही हूँ। 2 मुजाहिदों की तरबियत कर रही हूँ कि वो वतन को अपना जवान खून पेश करें। 2 बेवतन बूढ़े इंसानों की मदद कर रही हूँ कि अब उनका मेरे सिवा कोई नहीं। अजीरा की आंखें आंसुओं से तर हो गई थीं। मेरा पूरा वजूद सनसना उठा था। एक बार फिर खून खौल गया था। दिलो दिमाग में हलचल पैदा हो गई थी। मैंने कहा, तुम वाकई अजीम हो अजीरा। कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप और भाई? वो अजीब से लहजे में बोली, मिलोगे उन लुटे हुए इंसानों से? मैंने कहा, जरूर मिलूंगा। कहाँ हैं वो? बोली, खैमा बस्ती में। वो वहीं रहते हैं। ये फ्लैट मैंने किराए पर हासिल किया हुआ है। मैं उन लोगों को अपने साथ नहीं रख सकती। चंद माह कबल मिली थी उनसे। उन्हें मालूम है कि मैं लबनान में नहीं हूँ, यमन में रहती हूँ। वहाँ एक फर्म में मुलाजिमत करती हूँ। हर माह मैं एक मखसूस रकम यमन भेजती हूँ। वहाँ से ड्राफ्ट बनकर यहाँ आ जाता है और उन्हें मिल जाता है। वो मुतमईन है। मेरे जहन में भांवर पड़ रहे थे। न जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे मेरे दिल में। मैंने अजीरा से कहा, एक बात बताओ अजीरा, तुम्हारे जैसी और लड़कियां भी तो इस अजाब का शिकार होंगी। वो बोली, बहुत, 10-12 को तो मैं जानती हूँ। मैंने कहा, वो भी ऐसे ही हालात का शिकार हैं? बोली, हाँ तकरीबन। मैंने कहा, इस फ्लैट में मेरे क़याम से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसने जवाब दिया, मुझे तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। मैंने जज्बाती लहजे में कहा, एक आखिरी बात और बता दो अजीरा, एक आखिरी सवाल, क्या मैं शराब के नशे में जानवर तो नहीं बन गया था? वो बोली, नहीं अली, तुम्हारी इसी इंसानियत ने तो मेरे दिल में तुम्हारी जगह पैदा की है। मैं कह चुकी हूँ कि शराब ने भी तुम्हें भेड़िया नहीं बनाया। तुम्हारे अंदर मासूम इंसान जिंदा है। खुदा का एहसान है मुझ पर। और हाँ मेरी बहन, अब इस फ्लैट में कोई गैर शख्स नहीं आएगा। यहाँ एक भाई की इज्जत रहती है। खैमा बस्ती में परवरिश पाने वाले 2 मुजाहिद अब बेसहारा नहीं है। तुम्हारे 2 भाई शहीद हो गए अजीरा, मगर मैं जिंदा हूँ मेरी बहन। मेरी आवाज़ गुलूगीर हो गई। अजीरा फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। पहले वो हैरत से मुझे तकती रही, फिर उसकी आंखों के बंद सोते खुल गए। उनसे आंसुओं की धारें फूट निकली। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। कहाँ चले गए थे भाई? कहाँ थे? कहाँ थे अब तक? पहले क्यों ना आ गए? मैंने तो बड़ा इंतज़ार किया था तुम्हारा। बहुत सोचा मैंने कि कोई मेरी आरजुओं को पामाल ना होने दे, कोई मुझे संभाल ले। मैं गिरना नहीं चाहती थी भाई, मगर क्या करती, पाँव बेजान थे। दूर दूर तक बेआबो ग्याह सहरा फैले हुए थे। माँ भाई भूख से लबे गोर थे। तब मैंने खुद को दफन किया, सब कुछ भूल गई। बहुत देर से आए भाई, बहुत देर से। मेरी आंखें भी पिघलने लगी। अजीरा मेरे सीने से आ लगी। पाकिस्तान याद आ रहा था। उस लम्स में सच्चाई जिंदा थी। मैंने गुलूगीर लहजे में कहा, शर्मिंदा हूँ बहन, माफ़ कर दो। रफ्ता रफ्ता अजीरा के दिल का गुबार निकल गया। मेरी आंखें भी धुल गई थी। आंसू दिल पर कितना बड़ा बोझ होते हैं, इसका एहसास शायद जिंदगी में पहली बार हुआ था। वो संभल गई।
बड़ी अपनायत, बड़ा प्यार नजर आ रहा था उसकी आंखों में। वो पुरसुकून हो गई थी। फिर इस मौजू पर कुछ न कहा उसने। रोने धोने से एक अजीब सा जहनी सुकून मिला था। मैंने अजीरा से उसके बारे में मजीद तफसीलात पूछी। शतीला कैंप के मगरबी हिस्से में उसका खानदान आबाद था। उस खानदान की कहानी वो सुना ही चुकी थी। मैंने अपने बारे में काफ़ी सोचा था। बड़ी गहरी चोट थी सीने पर। अजीब अजीब ख्यालात दिल में उभर रहे थे। लानत है यार, सोचा ही क्यों था कि इन जज्बों को कोई नाम मिले। क्या ज़रूरत थी बैरूत आने की? जज्बात का मिशन तो यहाँ से दूर रहकर भी जारी रह सकता था। वो भी इंसान थे, भटक गए होंगे। अली याद न रहा उन्हें। दुश्मनों की चाल कारगर हो गई। हाँ, बेकसूर तो वो भी थे। अपने घरों को तरसे हुए लोग। मौत के मुंह में हाथ डाल दिया था उन्होंने। घर या मौत, एक ही तसव्वुर था उनके जहनों में। साजिश कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? बस एक गलती की थी उन्होंने। पहले मुकम्मल तहकीकात करते, हकीकत खुल जाना इतना मुश्किल ना होता। ये नहीं किया था उन्होंने मेरे लिए। इतनी सी शिकायत थी उनसे बस। अजीरा ने उसके बाद मेरे बारे में कुछ ना पूछा। पहले कुछ और थी वो, अब एहतराम का जज्बा पैदा हो गया था उसके दिल में। लिबास तक माकूल पहन लिया था उसने। एक बहन के रूप में नजर आ रही थी। सारा दिन उसके साथ गुजर गया। रात के खाने तक मैं पुरसुकून हो गया था। एक फैसला कर लिया था दिल में। कहा, अब तुमने क्या सोचा है अजीरा? वो आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं भाई। मैंने कहा, मुझे माँ और बाप के पास कब ले चलोगी? वो बोली, जब तुम कहोगे। मैंने कहा, उनके इल्म में तो ये है कि तुम यमन में हो। बोली, हाँ। मैंने कहा, अचानक उनके सामने पहुंचोगी तो उन्हें ताज्जुब ना होगा? उसने कहा, नहीं, जब भी उनसे मिलने जाती हूँ अचानक ही जाती हूँ। मैंने कहा, कल शाम को चलेंगे हम, ठीक है? उसने कहा, जी। मैंने कहा, सुनो अजीरा, मेरे पास एक बड़ी रकम है, तकरीबन 20 लाख डॉलर। कुछ रकम मुझे दरकार होगी, बहुत मामूली सी, बाकी तुम अपने तौर पर खर्च करोगी। उस रकम का 25% तुम्हारा है, बाकी रकम तुम अपने जैसे लोगों पर खर्च करोगी। तुम उस माहौल और वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों के बारे में बेहतर तौर से जानती होगी। अजीरा ने हैरत से कहा, 20 लाख डॉलर? मैंने कहा, हाँ अजीरा, उनमें से 5 लाख डॉलर तुम्हारे हैं। मुझे यकीन है कि तुम दोनों मुजाहिदों की बेहतरीन तरबियत करोगी। अपने वालिद की टांगों का इलाज करवाओगी, उन्हें मसनूई टांगें लगवा देना, अपने लिए बेहतरीन जिंदगी तलाश करना, भूल जाना माजी के उस हौलनाक दौर को। तुम एक मुजाहिदा हो अजीरा, और इसी हैसियत में तुम्हें जिंदगी गुजारना है। तुम्हारे चेहरे का कोई नक्श मैला नहीं हुआ। बात जज्बों की होती है अजीरा। बुराई इंसान की जात के बाहर होती है, अंदर नहीं। बोली, काश खुदा ये सब कुछ भूलने में मेरी मदद करे, काश। मैंने कहा, जरूर करेगा अजीरा। तुम्हें वादा करना होगा, अपने दागदार माजी को भूल जाओगी। ये तुम्हारा नहीं, हालात का कसूर था। मैंने उसे दिलासा दिया। वो खामोश बैठी रही। दूसरे दिन मैंने बैंक से उस रकम का एक बड़ा हिस्सा निकाल लिया। अजीरा को साथ लिया, उसके अहले खानदान के लिए खरीदारी की। फिर दुख भरी उस बस्ती में पहुंच गया जहां इंसान जानवरों की मानंद जिंदगी गुजार रहे थे। जिंदगी की दिलकशी से महरूम लोग जिंदगी का बोझ घसीट रहे थे। एक बीमार और मदकूक माहौल मेरे सामने था। एक बूढ़ी औरत ने अजीरा को देखा और मुरझाई आंखों के चिराग जल उठे। अरे तू आ गई अजीरा? वो बोली, हाँ मादर, भाई मेरे साथ हैं। बूढ़ी बेख्तियार चीखी, कौन? आकिल? महमूद? लेकिन फिर खुद ही अपनी बदहवासी पर नादिम हो गई। ये दोनों तो शहीद हो चुके थे। बोली, कौन है ये? मैंने कहा, तुम्हारा आकिल हूँ माँ, तुम्हारा महमूद हूँ। बूढ़ी मुझे देखती रही, फिर आगे बढ़ी और मुझे अपनी कमजोर बाहों में खींच लिया। बोली, इस नाम से भी मंसूब हो तो मुझे प्यारे हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। दिल मेरा भी भरा हुआ था, आंखों से आंसू निकल आए। बहरहाल ये रिक्कत आमेज मंजर तो जगह जगह बिखरे हुए थे। अजीरा के बाप अहमद नासरी और दोनों भाइयों से भी मुलाकात हुई। उस बेसुकून दुनिया में दिल को बड़ा सुकून मिला। मैंने कई दिन वहां गुजारे। माँ से अजीरा के बारे में बात की तो उसने कहा, हम जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं बेटे, वो सिर्फ जिंदा रहने की इजाजत देते हैं, मजीद गुंजाइश कहाँ है? मैंने कहा, जिंदगी के कुछ तकाजे भी होते हैं माँ जी। क्या अजीरा हमेशा यूं ही जिंदगी गुजारती रहेगी? बूढ़ी औरत ने कहा, इसकी गुंजाइश कहाँ है? तुम जानते हो अली, अजीरा यमन में रहती है। इस मजबूर और तबाहाल खानदान का सारा बोझ उसी के शानों पर है। मैं भी दूसरे इंसानों की मानंद खुद गर्ज हूँ, जिंदा रहना चाहती हूँ। इसकी शादी कर दी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? कौन है हमारा सहारा? मैंने कहा, मैं हूँ माँ जी। अजीरा मेरी बहन है। भाई अपना फर्ज पूरा करना चाहता है। मैंने माँ की आगोश में नोटों के अंबार लगा दिए। वो सकते में रह गई। उस मजलूम खानदान को खुशियां देकर मुझे जो खुशी हासिल हुई थी वो नाकाबिले बयान थी।
मैं 1 हफ्ते वहां रहा। अपनी ज़रूरियात के लिए थोड़ी सी रकम रख कर बाकी सारी खर्च कर दी। बहुत से ख़ानदान खुशियों से हमकनार हो गए। अजीरा ने वो फ्लैट छोड़ दिया था। मैं वहाँ नहीं रह सकता था। वापस आकर एक होटल में कमरा हासिल किया और उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। फौरी तौर पर करने का कोई काम नहीं था। ज़्यादातर वक्त सोच विचार में ही गुजरता रहा। क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान वापस चला जाऊं? मगर क्यों? ये लोग कौन होते हैं मुझसे मेरे जज्बे छीनने वाले? मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वो मेरे दिल की आवाज़ है। अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाया है तो क्या इसलिए कि सब कुछ रायगां जाए? मैं जो कुछ करूँगा अपने जज्बों की तस्कीन के लिए करूँगा, किसी को खुश करने के लिए नहीं। इन्हीं सोचों में गुम था कि होटल के कमरे के फ़ोन की घंटी बजी और मैं चौंक पड़ा। रिसीवर उठाया तो ऑपरेटर की आवाज़ उभरी, अली जार खान। मैंने कहा, हाँ बोल रहा हूँ। आवाज़ आई, आपकी कॉल प्लीज़। और फिर दूसरी आवाज़ सुनाई दी, अली। मैंने कहा, कौन सा बोल रहे हैं? आवाज़ आई, ये बताना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता आपको एक बात याद दिलाई जाती है। मैंने कहा, वो क्या? आवाज़ आई, आपसे कहा गया था कि आप बैरूत छोड़ दें। मैंने कहा, ओह हाँ, कहा गया था। फिर आवाज़ आई, आप अभी तक यहाँ मौजूद हैं। मैंने कहा, मैंने भी इसका जवाब दिया था, आप लोग भूल गए। फिर कहा गया, क्या जवाब दिया था आपने? मैंने कहा, यही कि बैरूत हसीन है और यहाँ की ज़िंदगी मुझे रास आ गई है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ से कहा गया, आप तंजीम के जज्बात से वाकिफ़ हैं मिस्टर अली जार खान। गद्दारों को हमारे दरमियान कोई जगह नहीं मिलती। चूंकि तंजीम के कुछ अफराद आपसे मुतासिर हैं, इसलिए वो आपसे मिलने की कोशिशें करते रहेंगे और हम हर लम्हा इस एहसास का शिकार रहेंगे कि आपके जहन में कोई नई साजिश तो परवान नहीं चढ़ रही। मिस्टर अली जार खान, आपकी बेहतरी इसी में है कि आप बैरूत छोड़ दें। यहाँ आपकी ज़िंदगी को ख़तरात भी लाहक हो सकते हैं। हम अगर चाहते तो आपको मौत की सज़ा भी दे सकते थे, लेकिन आपको बताया जा चुका है कि हम आपको मौत की सज़ा नहीं देना चाहते। तंजीम का कोई भी फ़र्द शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर आपको मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए बैरूत से चले जाना आपकी भलाई में है। आपको जिस कदर जल्द मुमकिन हो बैरूत छोड़ देना चाहिए। और इससे कबल कि मैं कुछ बोलता फ़ोन बंद कर दिया गया। मेरे रगो पै में चिंगारियां सी भड़क उठी थी। धमकी दी गई थी मुझे मौत की और कहा गया था कि तंजीम का कोई शख्स मुझे शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर मौत के घाट उतार देगा। उनमें से कोई जिनसे मैं मोहब्बत करता था। मैंने दांत भींचते हुए कहा, मुश्किल होगा, ये तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा। मेरे अंदर सुलगती आग को न भड़काओ वरना नुकसान उठाओगे। मैं टेलीफोन का रिसीवर देर तक हाथ में लिए बैठ रहा। अगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद ना हो जाता तो शायद ये तल्ख जवाब मेरे मुंह से फ़ोन पर भी निकल जाता। ये बेहतर ही हुआ कि मेरे बोलने से कबल फ़ोन रख दिया गया। एक गहरी सांस लेकर मैंने रिसीवर रख दिया। उसी शाम तकरीबन 4 बजे फिर टेलीफोन मौसूल हुआ। इस बार एक निस्वानी आवाज़ ने कहा, अली जार खान, तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि बैरूत छोड़ दो। मैंने कहा, और तुम्हारे हक़ में ये बेहतर है कि मुझे गज़ब की तरफ माइल न करो वरना। आवाज़ आई, वरना क्या होगा? मैंने कहा, वरना वो हो जाएगा जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा। फिर आवाज़ आई, हम सरफरोश हैं, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाए हुए हैं। कोई एक आदमी, खा वो किसी भी हैसियत का मालिक हो, हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता मिस्टर अली। ये सिर्फ तुम्हारे ही हक़ में बेहतर है। फ़ोन फिर बंद कर दिया गया। मेरा दिमाग धुआं धुआं हो रहा था। ये वाकई मेरे साथ शदीद ज़्यादती की जा रही थी। बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ गौर किया और यही फैसला किया कि इस तरह मैं बैरूत छोड़कर नहीं जाऊंगा। अजीरा को उसके घर छोड़ाया था। मैंने उससे वादा किया था कि उससे मिलता रहूंगा। उस घर में मुझे सुकून के जो लम्हात मयस्सर हुए थे वो बेबदल थे, लेकिन वहाँ ज़्यादा अरसे क़याम करना अपने एहसान की कीमत वसूल करना था। और फिर जिन ख़ानदानों की मैंने माली इमदाद की थी उनके ज़रिए ये बात दूसरी तरफ भी फैल गई थी। परेशान हाल लोग मेरे पास आते थे, जो कुछ था उन्हें दे दिया और अब कुछ भी नहीं रहा था मेरे पास। सिर्फ इतना था कि चंद रोज़ सुकून से बसर कर सकूं। मुस्तकबिल कुछ भी नहीं था मेरा। हाँ, अगर दौलत हासिल करना चाहता तो ये हकीकत थी कि बैरूत के होटलों में, नाइट क्लबों में और बैरूत के पुररौनक बाज़ारों में मेरे लिए दौलत बिखरी हुई थी। जो रास्ता मैंने अपने लिए मुंतखब किया था उस पर अब दौड़ने का माहिर हो गया था। चुनांचे अपनी ज़ात के लिए कुछ हासिल कर लेना अब मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इस तरह दौलत का हुसूल मेरी सरिश्त के खिलाफ था। मैं तो एक मुजाहिद था जो जज्बा जिहाद के शौक से सरशार होकर जिंदगी के उन रास्तों पर निकल पड़ा था जिनमें कहीं बुराई का कोई तसव्वुर नहीं था, जिसमें सिर्फ जान फरोशी थी, सरफरोशी थी और जज्बों की एक कायनात आबाद थी। मैं उस कायनात को इस अंदाज में रोजी कमाकर गलाजत में नहीं डबोना चाहता था, लेकिन मुस्तकबिल, एक भयानक मुस्तकबिल। बहुत कुछ सोचने को था उन दिनों। मैं अपने आप को बहलाना चाहता था। उस रात मैं होटल से बाहर निकल आया।
بیروت के नाइट क्लबों में क्या कुछ नहीं होता था, लेकिन क्या जिंदगी इस तरह बहल सकती है। एक बार फिर जी चाहा कि शराब पीऊं। पहली बार शराब पी थी तो अजीरा मिल गई थी। गो उसका मिलना एक दिलकश और सुकून बख्श तजुर्बा साबित हुआ था, लेकिन अब किसी अजीरा के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहा था। बाहर तौर सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था और फिर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में जा बैठा। यहाँ बैठकर खाने पीने के लिए कुछ चीजें तलब की और उदास सी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। पुरसुकून और शादमान लोग अपनी अपनी मेजों पर जिंदगी की दिलचस्पियों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। बैरूत के उस खुशनुमा माहौल में मेरे साथ सिर्फ मेरी तन्हाइयां थीं। खाना सामने लग गया था, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था हलक से एक लुकमा उतारने के लिए। ज़हनी कैफियत अजीब सी हो रही थी। दफतन मेरे नज़दीक कोई आ खड़ा हुआ और मेरी निगाहें बेइख्तियार उसकी जानिब उठ गईं। उसे देखकर चौंकना फितरी अमर था। ये सदफ अलैश थी, वो लड़की जिसने जिंदगी में मुझे थोड़ा बहुत मुतासिर किया था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मेरे चेहरे पर पुरतपाक मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये भी तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की नुमाइंदा है। उसने कहा, बैठने को भी नहीं कहोगे अली? मैंने कहा, नहीं सदफ, ऐसी बात नहीं है, बैठो। और वो कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं? वो उदास लहजे में बोली, कुछ नहीं। मैंने कहा, तुम कुछ उदास हो सदफ? बोली, तुम खाना खाओ, उसके बाद बातचीत होगी। मैंने कहा, नहीं, बस एहसास हुआ था कि भूख लगी है, सो ये खाना मंगवा लिया, लेकिन खाने को जी नहीं चाहता। सदफ की आंखों में आंसू उमड़ आए। बोली, जो कुछ हुआ है अली, ये न सोचना कि मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ। मैंने कहा, अच्छा, ताज्जुब की बात है, फवाद भी यही कह रहा था, लेकिन सदफ यकीन नहीं आता अब तुम लोगों पर। सदफ रो पड़ी। उसकी हल्की हल्की सिसकियां उभरने लगी तो मैंने चौंक कर अतराफ के माहौल को देखा। यहाँ सब अपनी अपनी दुनिया में गुम थे, किसी की तवज्जो हमारी तरफ नहीं थी। ताहम मैंने उससे कहा, खुद को संभालो सदफ, ये एक पब्लिक मकाम है, लोग खामखा हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। वो बोली, अली, मैं तुमसे उनके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जानती नहीं हो शायद मेरे बारे में? पूरे वाक़यात नहीं सुने? बोली, सुन चुकी हूँ, सब सुन चुकी हूँ। कुछ लोगों की निगाहों पर पर्दे पड़ गए हैं। ये लोग जज्बाती और जुनूनी हैं, बस माजी में नहीं झांकते। मैंने कहा, मैं भी अब माजी में नहीं झांकना चाहता सदफ अलैश, बराह करम मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ जिंदा रहने दो। वो बोली, नहीं अली, हम में से कुछ लोग बाकायदा इस सिलसिले में एक प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। मैंने कहा, मैं किसी के बारे में कुछ जानना नहीं चाहता, तुम ये बताओ कि यहाँ कैसे पहुंची? बोली, तुम्हारा ताक़ुब करते हुए। मैंने कहा, क्या मतलब? सदफ ने कहा, हाँ, तुम क्या समझते हो हम लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है? मैंने कहा, छोड़ दो तो बेहतर है सदफ, अब तुम्हें इस उजड़ी हुई बस्ती में कुछ नहीं मिलेगा। वो बोली, अली, उनकी ज़हनी कैफियत पर भी गौर करो, वो अपना सब कुछ खो बैठे हैं, झुंझलाहटें उनके सीनों में जागुज़ी हैं, वो अपनी मंजिल पाने के लिए सरगर्दा हैं। अपने रास्ते में गैरों की रुकावटें तो बर्दाश्त की जा सकती हैं, लेकिन अपनों के बारे में ये तसव्वुर भी बड़ा अज़ियतनाक होता है कि वो मुखालिफ हो जाएंगे। मैंने निहायत संजीदा लहजे में कहा, ठीक कहती हो सदफ, लेकिन क्या किया जाए? इंसान को दौलत की ज़रूरत होती है और दौलत हासिल करना हर शख्स का अव्वलीन फ़र्ज़ है। वो बोली, नहीं अली, मैं जानती हूँ तुमने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा, कैसी बातें करती हो सदफ अलैश? मेरे अकाउंट में $20 लाख जमा है। मैं एक दौलतमंद आदमी हूँ, बैरूत की ज़िंदगी में बिखरी हुई रंगीनियों में से अपना हिस्सा वसूल कर सकता हूँ। $20 लाख का मालिक, मुझसे दोस्ती बहुतों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सदफ ने कहा, कुछ भी कहते रहो अली, मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। तुम्हें न जानने वालों ने ये फैसला किया है, लेकिन जो तुम्हें जानते हैं वो तुम्हारे लिए जंग की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? बोली, हाँ, मैं उन लोगों के नाम नहीं बताऊंगी तुम्हें। मुझसे कहा गया है कि अभी इस बारे में खामोश रहूं, लेकिन मैं खुद भी उनमें शामिल हूं। मैंने कहा, ओ सदफ, नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर तुम लोग अपने तौर पर कोई फैसला कर लेते हो या तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन मुझे बेगुनाह करार दे देती है, तब भी तुम क्या समझती हो, क्या अब मेरे दिल में इतनी गुंजाइश है तुम्हारे लिए कि मैं फिर तुम्हारे साथ शरीक हो जाऊं? मैं जो एक गैर मुल्की हूँ, मुस्लिम ज़रूर हूँ, लेकिन हर मुस्लिम के सीने में तुम्हारे लिए वो तड़प, वो जज्बा नहीं। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि मुख्तसर ज़राए से दौलत कमाऊं, सो मैंने उसकी इब्तिदा कर दी है। अब ये दूसरी बात है कि वक्त से पहले मंजर आम पर आ गया। ये तो मेरी तकदीर है सदफ, ये तो मेरी तकदीर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।